नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे अब 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रिकवरी का मूड, निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज़्यादा सुधरकर 24,400 के करीब। एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे दिग्गजों ने दिया सहारा। बैंक निफ्टी में भी सुधार, मिड कैप में भी खरीदारी। कमजोर नतीजों से सीएनबीसी आवाज का बिग स्टॉक बजाज फिनसर्व करीब 6% टूटकर निफ्टी का वायदा का बना टॉप लूजर। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 9% ज्यादा घटा। उधर कमजोर गाइडेंस से बजाज फाइनेंस में भी करीब 5% की गिरावट। रियल्टी शेयरों में आज तूफानी तेजी, 2.5% से ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स। 3% से ज़्यादा के उछाल के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ बना एफएनओ का टॉप गेनर। साथ ही फार्मा और एफएमसीजी में भी रौनक। वहीं सरकारी बैंक और कैपिटल गुड्स आज दबाव में। बीपीसीएल के नतीजों से ऑयल मार्केटिंग शेयरों में जोरदार रौनक। बीपीसीएल करीब 2% ऊपर, साथ ही मजबूत नतीजों के दम पर शेफलर इंडिया करीब 8% दौड़ा। लेकिन नतीजों से और ब्रोकरेज के डाउनग्रेड के बाद ट्रेंड का शेयर करीब 4% कमजोर। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बीरूर में रहेंगे आपके साथ और हमारे साथ इस शो में राजेश सतपुते और प्रकाश काबसर पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य और रुचित जैन जुड़ेंगे। तिमाही नतीजों पर बातचीत करने के लिए प्राज इंडस्ट्रीज़ के सीएफओ सचिन रावले से होगी बातचीत। बिग मार्केट वर्सेस में हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव होंगे। वहीं टेक्नो फंडा अप्रोच के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता को वापस जोड़ेंगे। इससे पहले लेकिन एक रुख जरा मार्केट का, और देखिए मार्केट ने लोअर बाउंड्री को रिस्पेक्ट करा। वहाँ से घूमे हम 24,250 के आसपास से, लेकिन 24,400 की उस दीवार के पास जाकर थोड़ी सी वापस मुनाफा वसूली। 24,395 पर जाकर थोड़ा सा अब हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी को आज सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। इस समय भी वो टॉप कंट्रीब्यूटर, टॉप गेनर नहीं है लेकिन टॉप कंट्रीब्यूटर है। टॉप गेनर है एचडीएफसी लाइफ। आज सुबह का हमारा पहला क्विक सिंगल, और इनफैक्ट अब उस टारगेट को हिट करता हुआ जो सुबह क्विक सिंगल्स में दिया गया था। 735 का टारगेट था, 736.9 का हाई लगाता हुआ एचडीएफसी लाइफ। उसके अलावा पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, सिप्ला, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी है। लेकिन आज के मिनी एक्सीडेंट्स रहे एज एक्सपेक्टेड बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। देखिए नंबर्स ख़राब नहीं थे, लेकिन अगेन ये बजाज फाइनेंस और फिनसर्व हैं, इनसे आप वाव फैक्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं हुआ। इस वजह से इन दोनों स्टॉक्स में आज गिरावट आई। और बजाज फिनसर्व के तो नंबर्स भी थोड़े से रिलेटिवली फीके थे। और फिनेंस के केस में आज जो हमने सुबह बात की थी, गाइडेंस मार्केट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को आप इतनी वैल्यूएशन देते हैं, इस गाइडेंस के लिए नहीं देते। 24 से 25% के लिए नहीं देते आप शायद 35 से 40% के लिए देते हैं इस तरीके की वैल्यूएशन। तो ये एक रीज़न है वीरू, जो मार्केट पर आज थोड़ा सा इन दो स्टॉक्स ने, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने दबाव डाला, जो आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आज B2 शायद मार्केट के अगेंस्ट रहेगा। जी हाँ, B2 मार्केट्स के अगेंस्ट रहेगा, लेकिन आज H1 वो अकेला काफ़ी था डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे कि अनुज ने टिप्पणी करी यहाँ पे कि इट्स एन एक्सपायरी डे और बाजार एजेस को, लोअर एजेस और हायर एजेस दोनों को रिस्पेक्ट देता हुआ। अब पैनल आपकी स्क्रीन पे है। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रकाश काबसर, राजेश सतपुते जी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य और रुचित जैन। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी, आपका इस वोलेटिलिटी के बीच में अभी का कॉल, 2 ट्रेड्स आपके। जी गुड मॉर्निंग। और इस वॉलेटिलिटी के बीच में हम अभी के लिए लॉन्ग साइड पे रहेंगे। फर्स्ट हाफ मार्केट का संभल के रहना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। सेकंड हाफ देयर वुड बी ट्रबल। लेकिन अभी के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 2650 के करीब है ये। जब तक ये 2620 के ऊपर बना रहता है तो यहाँ पे चांसेस है कि हम 2675 एंड 2690 का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन मल्टी डे के लिए कैरी करने लायक है ये काउंटर, अगर इन द मनी आज के दिन में क्लोज होता है तो। और दूसरा जो है कोटक बैंक में अभी मॉर्निंग में जो अपस्विंग आया है उसमें हल्का सा कंसोलिडेशन चालू है अभी, एंड 22-25 के आसपास है ये काउंटर। अगर ये 22-20 होल्ड कर जाएगा तो अपसाइड पे यहाँ पे भी 22-40 तक की पॉसिबिलिटी है। एक बार इंडसइंड बैंक वापस देखते हैं, और ये क्यों
ज़रूरी होता है कई दिन एक क्लियर डिस्टिंक्शन लेना कि स्टॉक क्या कर सकता है, लेकिन उसको कलर देना। हमने आज न्यूट्रल भी लिया इसलिए क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है ये स्टॉक, इसमें ट्रेडिंग बहुत टफ है और सिर्फ ब्रेव हार्ट्स के लिए ही है ट्रेडिंग। लोअर लेवल पे सपोर्ट भी लिया लेकिन हायर लेवल से वापस कोलैप्स भी हो रहा है, और अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आज का लो क्रूशल होगा, इस लो पर ध्यान रखना ज़रूरी होगा इंडसइंड बैंक में। रुचित के पास चलते हैं आज की ट्रेड्स के लिए। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपकी ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग। दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड, बट दोनों ही इंडेक्स हैवीवेट्स है। सबसे पहले तो सन फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन हमने स्टॉक में देखा है, बट कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के वर्ज पर है और ग्रेजुअली वॉल्यूम्स इस स्टॉक में अभी फिलहाल इंप्रूव होने लगे हैं। सो हमें लग रहा है कि एक मोमेंटम यहाँ पे एक अच्छा पिकअप होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ऑलरेडी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज ये स्टॉक में हो चुका है, तो करंट लेवल्स पे 1780 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा में खरीदारी की सलाह है 1900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरा नो हैवीवेट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। क्लियरली अगर आप विद इन द बैंकिंग स्पेस देखें तो पिछले कुछ समय में एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, और अभी भी स्टॉक प्राइस में ऐसी स्ट्रेंथ है। 2-3 दिनों में जब बैंक निफ्टी में करेक्शन आया तो ये स्टॉक में मोर एक साइडवेज मूव या टाइम वाइज करेक्शन रहा रादर देन प्राइस वाइज करेक्शन। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक पे है। सो आईसीआईसीआई बैंक हमें लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रखना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 1400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह है 1480 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 1480 तक के अगर आप देखें लक्ष्य यहाँ पर हैं। और अभी रचना जी और रुचित जी की दो ट्रेड्स हो गए। अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी देखिए, एक बाय और एक सेल के साथ जाएंगे। थोड़ा सा न्यूट्रल मुझे लगता है बाजार होगा यहाँ पे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज्यादा मिलेंगे। सो डीएलएफ ये मेरा बाय रहेगा, हालांकि थोड़ा मूव मिला है लेकिन 670 के स्टॉप लॉस के साथ डीएलएफ बाय करें। मुझे लगता है ये जो कंसोलिडेशन है उसके बाद आज मोमेंटम है, 700 710 का टारगेट होना चाहिए। सो बाय साइड का ट्रेड होगा डीएलएफ में। और एक सेल लूंगा मैं, वो है वोल्टास। एक वीक स्ट्रक्चर है, 1240 करंट प्राइस है, 1270 का स्टॉप लॉस रखे। इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 1200 से लेके 1180 तक का। तो वीकनेस रहेगा वोल्टास पे। ओके, वीकनेस रहेगा वोल्टास में। ये समय पिक राजेश जी की। गाबा सर बचे हैं। गाबा सर बताइए, गुड मॉर्निंग अगेन, आपके दो पिक्स। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड, ट्रेड कर रहा है 722 के आसपास, 2180। मेरे ख्याल से स्टॉप लगा देना चाहिए करीब 715 का, करीब 6 रुपए का है। अपसाइड टारगेट 730 और 740, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए जुबिलेंट फूड। मुझे पसंद है स्टॉक जिसमें एक अच्छा आपको मिला है, वो है पावर ग्रिड। 309 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 306 का, 3 रुपए के करीब। नियर टर्म टारगेट 315 पावर ग्रिड। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक कुछ नंबर्स की बात करते हैं। एक बार आप स्टॉक लेकर आइए प्राज इंडस्ट्रीज़ का। स्टॉक अब करीब 5% नीचे है, और दरअसल चौथी तिमाही में प्राज इंडस्ट्रीज़ के नतीजे जो हैं वो सभी पैमाने पर अनुमान से कम रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 57% और आय करीब 16% घटी है। मार्जिन में भी 4% से ज़्यादा की गिरावट आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राज इंडस्ट्रीज़ के CFO और डायरेक्टर रिसोर्सेज सचिन रावले जुड़े हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आपकी कंपनी तो एथेनॉल की मशीनरी बनाती है, वो तो काफ़ी ठीक ठाक बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, तो फिर आपका प्रॉफिट और सेल इतना क्यों गिरा? ओके, सो आप जब कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं, इसमें हमारे इथेनॉल के बिजनेस के अलावा हमने जो नया बिजनेस इंजीनियरिंग के लिए एक्सपेंशन किया हुआ है, जिसकी एक फैसिलिटी हमने मैंगलोर में लगाई है, उसके भी नंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। वो फैसिलिटी हमने लास्ट ईयर शुरू की है, उसमें पूरा काम अभी तक पूरा शुरू नहीं हुआ है, उसमें ऑर्डर्स आने बाकी है, क्योंकि वो फैसिलिटी अभी हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स से अप्रूवल प्रोसेस में जा रही है। अप्रूवल के लिए जो भी अपना फैसिलिटी में काम करना पड़ता है वो हम सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए वहां पे खर्चा पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक उसमें ऑर्डर का और रेवेन्यू का आना शुरू नहीं हुआ है, जो जिसकी वजह से आप जो नंबर देख रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 80 करोड़ का बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट हुआ है ये साल में। सो ये जेनेक्स का जो हमारा नया बिजनेस है, जो सब्सिडरी कंपनी में हमने जो शुरू किया है, उसके नंबर की वजह से ऐसे लगता है कि ये नंबर पूरे गिरे हुए हैं। अगर आप उस नंबर को अलग रखोगे तो आप देखोगे कि हमारा इथेनॉल का जो बिजनेस है या बैलेंस जो बिजनेस है, दैट हैज रिमेन मोर और लेस सेम एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अच्छा, तो ये कब तक इम्पैक्ट आएगा इसका सचिन जी? और आपके शेयर होल्डर्स ये भी जानना चाहेंगे फिर कि क्या ज़रूरत थी इस बिज़नेस की? ऐसा आपके बिज़नेस में क्या आगे ऐड करेगा जो इस समय आपको इतने लॉसेस लेने पड़ रहे हैं? सो ये फैसिलिटी हमने इसलिए शुरू की है कि जो
इक्विपमेंट नए इक्विपमेंट की ज़रूरत और दी मॉड्यूलराइजेशन की जो नई ज़रूरत आ रही है मेनली इंटरनेशनल मार्केट से, इसके लिए हमने ये फैसिलिटी लगाई है। इसकी ऑलमोस्ट कैपेसिटी हमारे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के 4 गुना ज़्यादा है। तो ये बिजनेस हमें पूरी कैपेसिटी जब यूटिलाइज हो जाएगी तब हमें इसका आय कम से कम 2000 से 2500 करोड़ का आएगा। और ये फैसिलिटी अभी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 8 कस्टमर ने इस फैसिलिटी को अप्रूव किया है। हमारे 3 लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमारे कस्टमर के साथ इस साल साइन हो चुके हैं, जिसका नतीजा आना अब FY26 से हम देखना शुरू करेंगे। FY26 में सब कुछ नहीं तबलियत होगा इसका, अब FY27 तक या 28 तक इसका पूरा नतीजा दिखने को मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत अभी ये साल से शुरू हो जाएगी। इसके 2 फायदे होंगे, एक अपनी टॉप लाइन भी बढ़ेगी और दूसरा ये जो लॉस हम बता रहे हैं ये पूरा लॉस निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके अच्छा सचिन जी, एग्जैक्टली इस वक्त आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक क्या है, और मैं अगर अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए आपका जो एवरेज ऑर्डर इन्फ्लो रेट है पर क्वार्टर वो क्या देख रहे हैं आप? FY26 के लिए आपका आउटलुक क्या है? अच्छा, ऑर्डर में हमारा आज ऑलमोस्ट 4200 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है और हमारा अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लास्ट 2 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुकिंग हमारी हर क्वार्टर में आ रही है। आगे चल के हम देख रहे हैं कि ये जो नए बिजनेस की बात कर रहे हैं उसका हमें और भी फायदा होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ऑर्डर्स काफी उनकी वैल्यू काफी ज्यादा हो सकती है। सो उसका नतीजा हमारा ऑर्डर बुक पे अच्छी तरह से हो सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में या पूरे FY26 में ऑर्डर बुकिंग का नतीजा अपने को अच्छा दिखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी तक मैं अगर आपसे पूछूं कि जो आपने 2030 के लिए 10,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू टारगेट का जो एक आउटलुक शेयर किया था वो इंटैक्ट है सर? आपको लगता है कि इतना एक्सपेंशन टॉप लाइन और बॉटम लाइन में होगा 2030 तक? एब्सोल्युटली, और देयर आर उसके लिए बहुत ज्यादा रीजंस है। हमारा सिर्फ इथेनॉल डोमेस्टिक बिजनेस जिसने अभी तक इतना ग्रोथ हमको दिखाई है लास्ट 2-3 साल में, आगे चल के ये ग्रोथ काफी अलग अलग बिजनेस वेक्टर से आने वाली है। एक हमारा अभी पॉलीलैक्टिक एसिड का पूरा एग्रीमेंट हो चुका है, पार्टनरशिप हमारी टीके के साथ हो चुकी है। हम अब एंड टू एंड सॉल्यूशन PLA का प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियरिंग ऑर्डर्स का हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आगे चल के 2-3 साल में नई फैसिलिटी पूरी तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आ जाएगी। सो काफी ज्यादा बिजनेस फैक्टर्स जो है, जो इथेनॉल के अलावा है, CBG भी एक अलग से बायो एनर्जी के अंदर शुरू होने वाला है अच्छी तरह से। सो ये सब जो बिजनेस फैक्टर्स है दे विल स्टार्ट किकिंग इन फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, and by 2030 we expect that they will start giving us turnover of more than 10,000 crores. ओके अच्छा, मैं पहले सवाल पे वापस आता हूँ और आपकी बात को मान गया कि वो नई फैसिलिटी की वजह से आपको हिट मिला। सिर्फ इथेनॉल का जो बिजनेस है उसमें आपने बोला कि मोर और लेस सेम रहा आपका परफॉर्मेंस जो लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था, लेकिन वहाँ ग्रोथ क्यों नहीं आई? वहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रोथ आनी चाहिए थी। और उस बिजनेस का क्या आउटलुक है फिर? उस बिजनेस में 2 चीजें हैं, डोमेस्टिक बिजनेस अपने को अलग से देखना पड़ेगा और इंटरनेशनल बिजनेस अलग से देखना पड़ेगा। डोमेस्टिक बिजनेस में अगर आप देखते हो कि जो ABP 20 प्रोग्राम अभी तक रन हो रहा था वो मोर और लेस अपने टारगेट पे पहुंच चुका है। तो इसके 2 नतीजे होंगे। डोमेस्टिक बिजनेस में इथेनॉल बिजनेस का स्वरूप या जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो बहुत अलग तरीके के मिलेंगे, जिसके लिए अब हम पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं रहेंगे इथेनॉल के जो वेरिएंट्स होंगे, जो अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स होंगे, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही थी। जैसे हमने कॉर्न ऑयल वाला एक प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, जो हम अभी कमर्शियलाइजेशन उसका शुरू कर दिया है। सो इथेनॉल के काफी वेरिएंट्स डोमेस्टिक मार्केट में आप देखोगे। सेकेंड थिंग, इंटरनेशनल का जो बिजनेस है, इंटरनेशनल का बिजनेस अलग अलग देशों में अब अलग अलग तरीके से शुरू हो रहा है। अमेरिकाज मार्केट में बहुत अलग तरीके से हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा कम है, लेकिन अमेरिका में हम काफी अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ देखने वाले हैं। ये सब नंबर इथेनॉल के लिए अच्छी तरह से साबित होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और आप उसका चेंज होते हुए देखोगे FY26 से आगे चल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका, और ऑल द बेस्ट आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग।
Good morning, Anuj. How are you doing? आई एम गुड, हाउ आर यू? Wonderfully well. Can't be better. चलिए, अच्छा लगा सुनकर। अजय जी, ये जो टैरिफ रिलेटेड दिक्कतें थी, ये सारी खत्म हुई माने क्या? वैसे तो खैर हम पूरे ग्लोबल मार्केट में सबसे कम गिरे थे, हमारी अपनी दिक्कतों से हम पहले ही गिर चुके थे, शायद ये कारण था। लेकिन जो टैरिफ रिलेटेड वीकनेस आई थी मार्केट में, क्या वो खत्म हुई, ये माना जाए? देखिए, मेरे हिसाब से सारी जितनी ज्यादा बैड न्यूज थी सब हो चुकी है। अब इसके आगे तो आई थिंक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ही होगी, बिकॉज आपने देखा यूएस भी थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं, तो उसके आगे उम्मीद यही है कि सबसे खराब जो खबर थी हमारी, जो 100% टैरिफ की, वो जा चुकी है मार्केट से। अब जो उम्मीद है कि शायद इम्प्रूवमेंट ही होगी, इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है अनलेस कोई मेजर डेवलपमेंट हो जाए। खासकर इंडिया के लिए तो इतना, हमारा जो बेसिकली 2 ही 3 एक्सपोर्ट्स आइटम है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, उसको क्या इफेक्ट है, फार्मा, इंजीनियरिंग और जेम्स एंड ज्वेलरीज, 3 मेन आइटम लेके चलेंगे अगर आप, तो उसमें कितना इम्पैक्ट आएगा पता नहीं, बट इंडिया के लिए तो अब इम्प्रूवमेंट ही है। टैरिफ का नेगेटिव तो आई थिंक हमारे हिसाब से हो चुका है। ओके, टैरिफ का नेगेटिव आप के हिसाब से हो चुका है। दूसरा जो मार्केट अब इस समय थोड़ा सा जूझने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इतना भले अब तक वो बड़ा ट्रिगर ना बना हो, स्पेशली सिर्फ मार्केट के हिसाब से, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, अब क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क मार्केट को थोड़ा सा अपने साइड में लेना होगा, या ये बड़ा फैक्टर नहीं होगा आपके हिसाब से? देखिए, टेम्परली कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर में तो आपको तैयार रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट रिएक्ट करती है ऐसे ग्लोबल इवेंट्स के लिए। बिकॉज नॉट ओनली कि आपका इंडिया के अंदर में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट विदेश में भी आएगा, जिस तरीके का जो भी रिटेलिएटरी एफर्ट आएगा। बट आप ये देखें अनुज जी, उससे पहले ही, बिफोर पहलगाम से पहले ही, इंडियन निवेशक थोड़ा सा मार्केट से, रिटेल से निकल रहा है। आपने देखा होगा डीआई एफआई दोनों बाइंग हो रही है और मार्केट नहीं हिल पा रही है, क्योंकि रिटेल जो है वो काफी बुक करके जा रहा है। और जब आपने पूछा कैसे हैं, मैंने बोला बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे ना कोई प्रेशर है खरीदने का, ना कोई प्रेशर है बेचने का। आप अपने असूल से रिजल्ट देखते हुए आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक करते रहिए, कोई मार्केट भागी नहीं जा रही आपके साथ में से। जो होना था हो चुका, मार्केट के अंदर गिरी, बढ़ी, वापस आई। तो आज की तारीख में रिटेल पब्लिक के लिए ये माहौल बहुत बढ़िया है कि आप रीवैल्यूएट करिए अपनी ऑप्शन, जो बुक करना है बुक करिए, कोई खरीदने में कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी के रिजल्ट भी इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं, ना ही आएंगे। और अप्रैल मई जून आप जानते हैं अनुज जी, इज अ वीक मंथ, जो सारा बुकिंग होती है मार्च में हो जाती है, तो अप्रैल मई जून हमेशा से वीक रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल आ गया है जहाँ पे इन्वेस्टर के पास में अच्छे ऑप्शंस हैं। जिन्होंने फिक्स इनकम में मूव किया, वहां भी अच्छी रिटर्न आई है, साल की रिटर्न 12% से ऊपर आ गई है गिल्ड फंड के अंदर भी। तो ऐसे माहौल में आदमी काफी रिलैक्स मूड में इन्वेस्ट कर सकता है, और वो काफी पॉजिटिव मूड में रिलैक्स करेगा, आराम से इन्वेस्ट करेगा, देख समझ के कि क्या करना है। भेड़ चाल भाग दौड़ आज की तारीख में नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ इतना बड़े माहौल में इन्वेस्ट करना बहुत ही पॉजिटिव है। जी, सुकून इस पल में एक सुकून है जहाँ पे आप निवेश अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। इस सुकून भरे माहौल में आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? आपने कहा कि सारे रिस्क इस प्राइस में फैक्टर इन हो चुके हैं, आप अर्निंग्स का एक बड़ा अंश देख चुके हैं अब तक। सबसे पहले आपके प्रेफर जो कन्विक्शन है आपका दोस्त स्पेस, वो कौन से होंगे? देखिए, पहला हमारा जो हाईएस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हॉस्पिटल स्पेस में चल रही है। पिछले 1.5 साल से हम लगातार उस स्पेस में जा रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बिल्कुल ही डोमेस्टिक है। इंडिया की पॉपुलेशन एज होती जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ के अंदर में आपने देखा होगा निवेश, फिर इन्वेस्टमेंट कम से कम होते जा रहा है, कोई नए हॉस्पिटल नहीं है, और इवन गवर्नमेंट की स्कीम प्राइवेट हॉस्पिटल में वैलिड हो गई है। उसको देखते हुए हमने एक जो सेगमेंट चुना हुआ है, पिछले 2 साल से कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, वो है हॉस्पिटल स्पेस की। एक हाईएस्ट कन्विक्शन बेट हमारी हॉस्पिटल में, बिकॉज ये एक स्पेस है जो आपको स्टेडी रिटर्न देगी। ये आपको 200-300% रिटर्न शायद नहीं देगी, बट स्टेडीली आपको 20-25% रिटर्न पर एनम देती जाएगी, और अच्छी चेन्स है। और लकीली हमारे इंडिया में क्या है, बारिंग वन चेन सारी लिस्टेड है, तो आपके पास में चॉइस बहुत है और M&A एक्टिविटी बहुत है। तो हॉस्पिटल एक हमारा जो सबसे पहला जो हमारा जो लेग है कि हॉस्पिटल चेन के अंदर में हमने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, एक लेग जो अपना। दूसरा लेग जो चलते आ रहा था वो अब थम गया, हम और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो है होटल में। होटल का इन्वेस्टमेंट हो चुका है खत्म, अब टाइम प्रॉफिट भी आ चुका है उसके अंदर में, और उसको अब 1 साल तक आपको रखना है जब तक आपका नेक्स्ट ऑटम विंटर आता है, और उसके बाद में वीरेंद्र जी निकल जाना है। क्योंकि सडनली जो भेड़ चाल हुई है हॉस्पिटल में, हर कोई 500 अपने होटल लेके चालू पड़ा है, तो एक ग्लट आने वाला है इंडिया में 2 से 3 साल में।
तो अगर होटल अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है, बट आई थिंक 1 साल में उसकी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में आपको निकलना चाहिए क्योंकि ओवर सप्लाई आएगा। ये 2 सेगमेंट हमारे। तो और तीसरा है टेलीकॉम, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। वो अपना टेलीकॉम और एविएशन चलते जा रहे हैं, उसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं हमको। तो इसलिए सुकून जो आपने कहा वो इसीलिए है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं इस बाज़ार में। बाज़ार आपको रिटर्न दे रही है आराम से, अच्छे शेयर्स में दे रही है, कोई आपको रिस्क नहीं लेना, और डोमेस्टिक स्टोरीज हैं सारी, कोई टैरिफ की चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये 2-3 स्पेस का आपने यहाँ पे उल्लेख किया अजय जी। बैंक्स को आपने कभी भी हमारे इस इंटरेक्शंस में बहुत वरीयता नहीं दी, बहुत मतलब प्रिफर्ड आपके वो बाय लिस्ट में नहीं रहे। बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंस स्पेस, लेंडिंग, नॉन लेंडिंग, अभी इसमें से कोई आपके कन्विक्शन में है या फिर इक्का दुक्का जो स्टॉक पिक की हो इसमें से? देखिए, वही आप इंडिया की स्टोरी क्या है, 2 या 3 मेजर बैंक्स हैं, बस वही स्टोरी है। क्योंकि उसके बाद में बैंकिंग के साथ में आप उनके साथ में इंश्योरेंस का एक्सपोजर ले सकते हैं, एएमसी का एक्सपोजर ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सपोजर, जनरल इंश्योरेंस का एक्सपोजर। तो जो 2-3 मेजर बैंक्स हैं इंडिया में, वो आपको बैंकिंग का नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री एक्सपोजर देती है। एनबीएफसी भी उनके पास में है, एएमसी भी उनके पास में, इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सब कुछ है। तो आपने अगर ये 2 बैंकें ले ली, उसके अलावा आपके पास में कोई दरकार नहीं है कि आप तीसरी, चौथी, 5वीं बैंक को देंगे। और हमारी रही वीरेंद्र जी, बात यह है कि कैपिटल लिमिटेड है, तो इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि रिलेटिव रिटर्न हमारे को कहाँ मिलेगी। और बैंक तभी चल सकते हैं और जब इंडस्ट्री चलेगी, जब इकॉनमी बढ़ेगी, और उस टाइम में बाकी शेयर आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। ये आपने देखा है पिछले 5 साल से, और यही सिलसिला चलते आ रहा है। ये 2 बैंकों को, बड़ी बैंकों को छोड़ दीजिए, उसके बाद में तो क्यों आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका प्रोपोजिशन समझ लीजिए। बल्कि इंडस्ट्रियल स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपकी रिटर्न बैंकिंग से ज्यादा आएगी। ये हमारा कहना है 5 साल से, अभी भी यही कहते आ रहे हैं कि ये रिटर्न हमारी ज्यादा आएगी बाकी इंडस्ट्रियल सेगमेंट से, बना सिर्फ बैंकिंग के लिए। और कई बार गलत भी होंगे हम, बट सही ये कहते हैं कि 2 बैंक के अलावा तीसरी, चौथी बैंक में इन्वेस्ट करने का कोई हमारे पास में रीजन नहीं नजर आता इंडिया में। ओके, अच्छा, अंदाज अपना देखिए आपने रिलीज? नहीं, बोलिए, देखिए नहीं तो बताइए। 150 रुपये की टिकट दे रहे हैं, तो वो आपका जो थोड़ा सा एक ये था कि एक एंग्स थी, वो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं होगी। तो जाके देखिएगा पीवीआर पर आपको रीलोड। पॉपकॉर्न वही 800 रुपये का, पॉपकॉर्न वही 800 रुपये का, पॉपकॉर्न वही 800 रुपये का। इस जेब से निकाला है, इस जेब से निकाल लिया आपने। वही पॉपकॉर्न वही इकोनॉमी। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी कहती है कि आप वैल्यू देंगे। आप देखिए, आपने देखा होगा, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल, विशाल मेगा मार्ट का रिजल्ट देखिए। इस एनवायरनमेंट में भी आप अगर उसको आप कैटर करेंगे मार्केट को, आप अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। आप अपनी बिजनेस को लाइक किंगफिशर अपना बना के रखेंगे कि अपने उसमें, तो फिर इन्वेस्टर को मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने विशाल मेगा मार्ट का। बिल्कुल देखे थे इसके नंबर्स, और मैं मैनेजमेंट से मिला भी था विशाल मेगा मार्ट की, बहुत कन्विंस था मैं। और बहुत एक केस स्टडी है एक्चुअली विशाल मेगा मार्ट, एक कि किस तरीके से आप अगर एक लोगों को एक सही प्राइस पर एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, तो आप इस मार्केट में भी टॉप लाइन, बॉटम लाइन सब ग्रो कर सकते हैं। शायद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, हैव अ गुड डे। ओके, यू टू। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्वेदी वापस जुड़े हमारे साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग अगेन। आशीष, आज जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है, और इस समय आपकी पसंदीदा स्टॉक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, जैसे हमने भी ये बात काफ़ी समय से हम कर रहे हैं कि डोमेस्टिक थीम्स पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस समय पे कोई भी ग्लोबल एक्सपोजर पे आपकी एक अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी रहेगी। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आरबीआई ने भी जो कदम उठाया, उसका भी इम्पैक्ट कंजम्पशन में भी देखने को नजर आएगा। थोड़ा सा जो हमने देखा था बजट के अंदर में भी टैक्स बूस्ट मिला है, उसका भी बेनिफिट कंजम्पशन को नजर आएगा। तो सेलेक्टिवली कंजम्पशन हमें काफ़ी अच्छा नजर आता है। उसके अंदर में हमें लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल एक स्पेस है, वो भी काफ़ी अच्छा करेगा। और कंजम्पशन में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ऐसे भी नजर आती है, जैसे कि हम वरुण बेवरेजेस की बात करें या जोमेटो की, इटर्नल की बात करें। ये जो स्टॉक्स हैं, इनके अंदर भी हमें लगता है कि एक अच्छे ट्रेंड बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा, हमारा थोड़ा मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल में एक स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। उसका कारण हम देख रहे हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है, सिस्टमिक क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 13-14% की आती हुई नजर आएगी। और आपने देखा कि कुछ प्राइवेट बैंक्स जो है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, वहां पर पे कासा का रेशियो बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल हमें लगता है कि निम्स में भी एक अच्छी
इंप्रूवमेंट या स्टेबल हमें देखने को निम्स नजर आएगी, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर भी कंटिन्यूसली इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। तो चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इनमें लगता है कि कोई भी डिप आएगी यहाँ पर पे बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा देखने को नजर आ सकता है। तो ये एक हमारा कंटिन्यूड प्रेफर्ड बेट रहेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी हमें काफी अच्छी लगती है अनुज। हमारा ये मानना है कि यहाँ पर पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी बड़ा है, और जिस तरह से ये टैरिफ के भी कंसर्न है उसके बावजूद भी आप देखेंगे पिछले करीब एक महीने में काफी सारे हमारे फार्मा कंपनीज हैं, उनके अंदर में अच्छे खासे अप्रूवल्स आते हुए नजर आए, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि फार्मा एज अ स्पेस अच्छा करेगा, और उसके अंदर में सीडीएमओ मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेगा। आप देख रहे हैं डिवीज लैब के नंबर किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह का आउट परफॉर्मेंस वहां मेंटेन है। एक स्मॉल मिड कैप कंपनी है लॉरस लैब, जिसने काफी लंबे समय से केपेक्स साइकिल की थी, बट अभी तक नंबर्स नहीं आ रहे थे। आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी यहां पर पे भी लौट के आ रही। तो इस तरह की कंपनीज के अंदर में मुझे लगता है कि काफी अच्छे मतलब हमें रिटर्न पोटेंशियल नजर आते। और मैं एज अ डिस्क्लोजर ये कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सेक्टर्स, दिस मे और मे नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज, एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बट ये हमें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं लुकिंग इनटू द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। हाँ सॉरी वीरू सॉरी गो अहेड वीरू गो अहेड। हम सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में देख रहे हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एंड मोस्ट स्पेशली जब वो बैंक एश्योरेंस वाले मुद्दे पर थोड़ा सा स्वर ढीले हुए, जिस पर इरिडा ने काफ़ी इश्यूज रेज किए थे। डीएफए सचिव का बयान था कि इस पर थोड़ा सा अगर आप देखें अब सॉफ्टनेस अपनाई जाएगी। दोनों स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, नंबर्स भी मतलब स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ चार्ट्स पे नज़र आ रही है। आपका व्यू इस पर? तो देखिए ऐसा सेक्टर मुझे लगता है कि एक लंबे समय के बाद इनमें एक तो सेक्टर में थोड़ी टेलविंड भी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, और दूसरी बात है कि एक अंडर ओनरशिप पिछले काफी सालों से बनी रही, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और क्योंकि हम डोमेस्टिक थीम्स पे फोकस मार्केट अप कर रहा है, तो वहां पर इंश्योरेंस एक अच्छी डोमेस्टिक थीम बनती है, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट से नहीं रहेगा। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अंडर ओनरशिप भी की वजह से भी आप देखेंगे कि बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। साथ ही साथ एफआईआईस की जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट आ रही है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे काफी पॉजिटिव रहते हैं, तो वहां पर भी मुझे लगता है उसका बेनिफिट क्लियरली इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्पेस इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर पे एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू या एसबीआई लाइफ जैसी कंपनीज जो है, इनके अंदर मुझे लगता है कि सस्टेन्ड ग्रोथ देखने को नजर आ सकती है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इन सब थीम्स पर बात करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। अच्छा वीरू, आपने देख लिया अंदाज़ अपना री रिलीज? कल। अच्छा कल देखेंगे, कल छुट्टी वाले दिन। हाँ ठीक है। श्रेय आपने देख ली? ये छुट्टी आप लोगों की मेहरबानी से मिल गई हमको, है? हाँ, महाराष्ट्र डे की वजह से। बिल्कुल 2 छुट्टियां मिलती हैं हमारी वजह से, एक यहाँ के इलेक्शन और एक महाराष्ट्र डे। तो मैंने नहीं देखी, मेरा भी प्लान है मैं कल देखूं। अच्छा ठीक है, चलिए आप कल देखिएगा। और इस शो को अब यहीं समेटेंगे, और इसके बाद श्रेया वापस आएंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर इस छोटे से ब्रेक के बाद।